हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकेला मेला की। तो जैसे कि मैं आप सभी को अकेला मेला जो रमेश चंद्र शाह जी की डायरी है, उसका कंटेंट यानी डायरी में उन्होंने क्या-क्या विषय में लिखा है, किन-किन लेखकों के विषय में लिखा है, इन सभी के बारे में बता रही हूँ। तो स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि कल एक कमेंट आया कि जो इसमें पहला जो डायरी है, सीधी करके मैंने आपको नाम बताया था, और इसका जो टाइमिंग है, अगर बात करें कि डायरी कब लिखी गई है, तो ये 1969 में लिखी गई है और ये प्रसाद जी पर आधारित है, जयशंकर प्रसाद जी पर आधारित है। उसमें कामायनी से रिलेटेड कुछ अंश भी दिए गए हैं, तो मैं यहाँ उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ। मैं बस ये जानकारी देना चाहती हूँ कि उस पे जो यहाँ पर जैसे दिया गया है समय, तो उस पे 69 लिखा हुआ है। तो जब हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस डायरी में अगर एंट्रीज की बात करें कि कब से लेके कब तक का समय है, तो 1980 से लेके 1986 तक का जो है इसमें बताया गया है। तो यहाँ आप एक प्रश्न मेरे पास आया था कि इसमें जब पहला ही 1969 का है, तो बाकी तो इसको 1980 से 1986 के बीच की एंट्रीज क्यों माना गया है? तो देखिए, एक ही लेटर जो है, एक ही पत्र जो है इसमें, सॉरी डायरी, वो 1969 का है। बाकी इसमें लिखित जितने भी डायरी है, मोस्टली 1980 की है और इनके बीच आपको मिलेगी। 1982 है, 83 है, 84, ऐसे आपको ये मिलेगा। तो मोस्टली जो है, अगर एक को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितनी भी डायरी है वो 1980 से लेकर 1986 के बीच लिखी हुई है। तो यहाँ आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि पहली डायरी कौन से उसमें लिखी गई है, तो 1969 में, और उसके बाद जितनी भी डायरी है वो इससे इसके बीच की है। ठीक है, तो चलिए, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो आपके मन में प्रश्न हो वो भी ज़रूर पूछिए, क्योंकि एक नई चीज़ हमें भी जानकारी जो है मिलती है, जो आप सभी से मैं शेयर कर लेती हूँ। तो बहुत ज़रूरी होता है अलग अलग प्रश्नों को यहाँ रखना। तो कोई और भी प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। चलिए, आज की डायरी हम शुरू करते हैं। तो ये लिखी गई है 15 फरवरी 1983 को। ठीक है, अब जो पिछली डायरी हमने पढ़ी थी, उसमें उनको समय दिया गया था कि वो मुल्कराज आनंद से अगले दिन मिलेंगे। तो इस डायरी में उन्होंने अपने मुल्कराज आनंद से जो वार्तालाप हुई, उनसे मिले, इस बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। मुल्कराज आनंद बड़े सहज आत्मीय भाव से मिले, लेकिन है सीरियस और बहुत मुखर। राजा राव में जो सारी गंभीरता के बावजूद एक मस्ती और विनोद कृति देखी थी, उस दिन जैनेन्द्र जी के घर पर वह मुल्क में बिल्कुल नहीं दिखी। आत्मकथा उनका पेट ऑब्सेशन है। मैं गांधी जी के साबरमती आश्रम में उनके प्रवास के उन दिनों के बारे में जानने को उत्सुक था, जिन दिनों वे अनटचेबल यानी अछूत लिख रहे थे। तो ये जो अनटचेबल है, ये किन्होंने लिखा है? मुल्कराज आनंद ने। ठीक है, किंतु उन्होंने उस बारे में कोई उत्साह नहीं दिखाया। कहने लगे, छोड़िए, वह तो बहुत शुरुआती किताब है। फिलहाल तो मेरे लिए मेरा वर्क इन प्रोग्रेस ही सब कुछ है। उनका कहना था कि सेवन समर्स ही उनकी पहली कृति है, दी अनटचेबल नहीं, और उनका जीवन व्यापी रुझान तभी झलक आया था। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी असली महत्वपूर्ण कृति उनकी आत्मकथा ही है, जो 7 जिल्दों में पूरी होगी। जहाँ तक मुझे मालूम है, वह अधूरी ही छूट गई, 4 ही जिल्दें निकल पाई। अभी तक उन्होंने लगभग शतकीय जीवन में, ठीक है, आत्मकथा लिखने की प्रेरणा, उन्होंने मुझे बताया, उन्हें खुद फ्रायड ने दी। तो मुल्कराज आनंद को कथा लिखने की प्रेरणा फ्रायड से मिली, और मुल्कराज आनंद ने जो है रमेश चंद्र शाह को आत्मकथा लिखने की प्रेरणा दी। ठीक है, वह शुरुआती किताब पढ़ने के बाद फ्रायड ने मुल्क से कहा, आत्मकथा लिखने के लिए यह औपचारिक आवरण क्यों? लिखना ही है तो सचमुच आत्मकथा लिखो
औपचारिक नहीं, तथ्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ आत्मकथा। फ्रायड ने मेरी असली नस पकड़ ली थी। आखिर गांधी के पास भी मुझे किसने भेजा? उनकी आत्मकथा ने ही ना। मोटिवेट तो मुझे उसी ने किया था। इसी सिलसिले में मुल्क ने एक बात कही जो मुझे बहुत सच्ची लगी। वह यह कि हम हिंदुस्तानी वयस्क होने में बहुत देर लगाते हैं। आत्मनिर्भर होना तो कभी सीखते ही नहीं। हर चीज में माँ बाप का मुंह जोहने की कुटेव जो पड़ जाती है, वह छूटती नहीं कभी भी। खासकर माँ के बिगाड़े बच्चे ही रह जाते हैं हम लोग ताउम्र। पत्नी से भी वही प्रोटेक्शन और खुशामद मांगते रहते हैं अपने ईगो की। हमारा ईगो इसलिए कायदे से कभी मैच्योर ही नहीं होता। इसी में हमारी व्यक्तिगत ही क्यों, सामाजिक आत्ममुग्धता और आत्म केंद्रित खुदगर्जी, संवेदनहीनता की भी कम से कम एक जड़ तो है ही। थन ही नहीं छूटता मुंह से, विनिंग शब्द का इस्तेमाल किया था मुल्क ने। तो सयाने होने की नौबत ही कैसे आएगी? एक प्याली चाय तक तो अपने हाथ से बना नहीं सकते। एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिया उन्होंने यहाँ। कहानी क्या लिखेंगे खा? तो यहाँ उन्होंने किसी लेखक के विषय में कहा कि एक प्याली तो अपने हाथ से बना नहीं सकते, तो कहानी क्या लिखेंगे? मुल्क को यहाँ बुद्धिजीवियों पर बहुत क्रोध आता है। हिंदी प्रवेश के लेखक पर तो सबसे ज्यादा। जैनेन्द्र के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो पता चला त्यागपत्र उन्हें कतई पसंद नहीं, और जैनेन्द्र का व्यक्तित्व भी। तब तो जैनेन्द्र के प्रशंसक राजा राव भी उन्हें क्या अच्छे लगते होंगे। नहीं, कंठपुरा वॉज गुड। बाकी साफ कहूँ तो उपन्यास दर्शन बघाड़ने के लिए नहीं बना। हाँ, उन्होंने वात्स्यायन के प्रति थोड़ी रियायत जरूर दिखाई। यहाँ लेखकों को अपने घर में लगे फूल पौधों तक के नाम पता नहीं होते। वात्स्यायन इज डिफरेंट। ही नोज what is talking about, but he is too much of a poet even in his fiction. मुल्क की चिड़चिड़ाहट अनर्गल तो नहीं लगी, पर अंग्रेजी के ऋण को लेकर उनकी दृष्टि बहुत ही अजीब और एकांकी है। इसी तरह धार्मिक संवेदना को लेकर उनकी प्रतिक्रिया बड़ी क्रूर लगी। लेखक में ऐसा रुझान विकसित होने का मतलब उनकी नज़र में लेखक के रूप में उनकी घोर विफलता ही है। देयर इज नो सच थिंग एज अ रियल वोकेशन फॉर रिलीजन। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, ऑल दिस इज हम्बग्स, हिपोक्रेसी ऑफ द वर्स्ट टाइप। कुमार गंधर्व के गायन से मुल्क अभिभूत थे मेरी ही तरह, परंतु मैं चकित रह गया यह जानकर कबीर के काव्य की उनकी दृष्टि में कोई अहमियत नहीं। तो देखिए, मुल्कराज आनंद ने अलग अलग लोगों के बारे में बताया। जैनेन्द्र का व्यक्तित्व उनको अच्छा नहीं लगा। वहीं पे अज्ञेय जी का यानी वात्स्यायन बोला गया है, तो वात्स्यायन जी का उनको अच्छा लगा था। इसके अलावा और भी चीज़ों पे उन्होंने अपनी राय दी। कुमार गंधर्व के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन वहीं पे कबीर के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी काव्य को कोई अहमियत नहीं दी। संगीत के सामने कैसी भी कविता की कोई बिसात नहीं, सब बेकार है, घटिया है संगीत के सामने। कुमार के संगीत ने उस कविता को बड़ा बना दिया। अपने आप में वह कुछ खास नहीं। कुछ ऐसी बात, यानी मुल्क की दृष्टि में कबीर की कविता मानो पद्यबद्ध फलसफाई भर है। कला उसमें कहाँ है, क्या है? मुझे हैरत हुई। चलते समय मुल्क ने चिट्ठी पत्री द्वारा इस संवाद को जारी रखने का आग्रह किया। पता नहीं अछूत के अपने प्रिय लेखक से मिलकर मेरा मन इतना उदास और बुझा बुझा सा क्यों है। तो मुल्कराज आनंद के व्यक्तित्व तो उनके बारे में जान के भी, उनको जब उनके द्वारा लिखित अछूत उन्होंने पढ़ा था, तो उनके वो बहुत ही प्रिय लेखक थे। लेकिन उनसे मिलने के बाद भी रमेश जी खुद को उदास और बुझा बुझा सा प्रतीत कर रहे थे। अगली डायरी है भोपाल, फरवरी 1982 की।
बाघ का संगीत लगाकर निर्मल जी चुपचाप अकेले अपने बरामदे में बैठे थे। तो यहाँ पर निर्मल वर्मा जी के बारे में बताया गया है। पहले ही अंदाज हो जाता तो मैं बाहर से ही लौट जाता। संगीत में इस तरह डूबे हुए आदमी का एकांत और उसे भंग करने का निमित्त मैं क्यों बनूं? दरअसल आज तो इधर आने की कोई बात ही नहीं थी। अभी कल ही तो उनके यहाँ आधी रात तक बैठक जमी थी। हम लोग अक्सर उनसे कहते भी हैं कि यहाँ आपका बहुत घेराव होता है, कुछ निकालिए अपनी रक्षा का उपाय। यह हम कहा करते हैं जो सबसे ज़्यादा विघ्नकारी हैं। हुआ यह था कि ज्योत्सना और टीकू गए थे घासीराम कोतवाल देखने। कक्कू को ले नहीं जा सकते थे, सो वह मेरे साथ थी। घूमने जाने की जिद कर रही थी वह। नवीन के घर ले गया। तो यहाँ उनके बच्चों के बारे में बताया गया है कि ज्योत्सना और टीकू जो है वो गए थे और जो कक्कू है वो नहीं गया था। ठीक है। सोचा वहाँ बच्चे हैं, इसका भी मन लगा रहेगा और मैं भी नवीन से गपशप कर लूँगा। पर उसके यहाँ ताला मिला। थोड़ी देर तालाब के किनारे टहलाता रहा। लौटते हुए कक्कू ने जिद पकड़ ली, निर्मल काकू के यहाँ चलो। चूँकि कल ही निर्मल जी मुझे बता चुके थे कि वे आज फजल ताबीज़ द्वारा आयोजित मजरूर सुल्तानपुरी का काव्य पाठ सुनने जाने वाले हैं, इसलिए मैंने उससे कहा वे नहीं मिलेंगे। कहीं जाना था उन्हें। पर तुम चलो तो सही, ताला लगा होगा तो वापस अपने घर चले आएंगे। कहती हुई कक्कू मुझे घसीट ले गई। ताला वाला नहीं था, निर्मल जी घर पर ही थे और फाटक खुलने की आवाज़ सुनते ही आइए कहते हुए उठ खड़े हुए। हम लोग उनकी बैठक में दाखिल हो गए। संगीत चलने दे या बंद कर दे, निर्मल जी ने कक्कू से पूछा। कक्कू ने द्विअर्थी सर हिला दिया। कोई दूसरा रिकॉर्ड लगाएं? शास्त्रीय संगीत सुनोगी या नहीं? उतनी ही गंभीरता से निर्मल जी ने उससे फिर पूछा। हालांकि शास्त्रीय तो वह भी था जो वे सुन रहे थे। कक्कू ने फिर सिर हिला दिया, जिसका अर्थ यही था कि तुम्हें जो सुनना हो सुनाओ। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम मिल गए। अब हम आराम से बैठेंगे यहाँ जब तक मन होगा। तब तक सब चलेगा। निर्मल जी ने संगीत थोड़ा धीमा कर दिया और भीतर जाकर रेड इंडियंस पर एक मोटी सी सचरित्र पुस्तक उठा लाए। लो मुनिया, तुम यह पढ़ो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। किताब उसे पकड़ाकर वे फिर भीतर चले गए और एक नया कैलेंडर उठा लाए। मुनिया, जब किताब खत्म कर लो तो यह कैलेंडर देखना, यह तुम्हारे लिए ही लाया था। इसमें सब बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र छपे हैं, उन्होंने कहा। कक्कू ने मौन गंभीरता के साथ देव मूर्ति की तरह सारी पूजा को ग्रहण किया और आराम से गोल तकिए के सहारे उठन कर किताब उलटने लगी। समझ में आया कि क्यों आखिर इसे निर्मल काकू इतने अच्छे लगते हैं। इतना महत्व उसे या तो स्वामीनाथन के यहाँ ही मिलता होगा या फिर यहाँ। मैंने निर्मल जी से कहा, आपके पास चौंपा तो हो तो उसका नॉक्टर लगाए। उन्होंने कहा, नॉक्टर्न तो नहीं है मेरे पास, एक दूसरी चीज है, वह लगा देता हूँ। अच्छा, तो आपको भी चौंपा पसंद है? मैं चुप रहा। पाश्चात्य संगीत सुनने का अभ्यास मुझे बहुत कम है, पर जब भी सुनने का मौका आता है अच्छा लगता है। परंतु क्या हम शोपा का संगीत सुन रहे थे? हम तो लगातार बातचीत करते रहे थे। शोपा का संगीत तो बिल्कुल पृष्ठभूमि में चला गया था और हमारी बातचीत का भला संगीत से क्या संबंध था? जरा भी नहीं। तो भी यह कैसे कहा जाए कि पृष्ठभूमि में ही सही वह अपना असर नहीं कर रहा था हम पर। पता नहीं कैसे बात छिड़ी, पर हाँ, शायद अशोक वाजपेयी का नौकर वॉल्टर वेन्यामिन की किताब इल्यूमिनेशन देने आया था, उसी पर से बात छिड़ी थी। मैंने निर्मल जी से कहा कि मैंने भी यह किताब अशोक से लेकर ही पढ़ी थी, बहुत पहले जब मैं सीधी में था और वे भी वहीं कलेक्टर बन के आ गए थे। तब तो काफ़ी टफ लगी थी मुझे यह किताब। तो यहाँ पर
निर्मल वर्मा जी और रमेश चंद्र शाह जी दोनों की वार्तालाप हो रही है। दोनों जो है इसमें बता रहे हैं और अशोक वाजपेयी जी की किसी पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब शायद पढ़ लूं तो बहुत बेहतर समझ पाऊं। निर्मल जी कहने लगे, टीएस इलियट के आप इतने प्रशंसक हैं, लिविस को भी आपने इतनी अच्छी तरह पढ़ा है, तो कोई कारण नहीं कि आपको बेन्यामिन टफ लगे। कुछ और बात होनी चाहिए। हो सकता है बेन्यामिन के जो सरोकार हैं, चिंताएं हैं, वे आपकी चिंताएं उस तरह ना हो, या फिर इस तरह का लेखन आपको पसंद ना हो। मैंने कहा, मेरे पढ़ने के व्यसन में आलोचना उस तरह कभी शामिल नहीं रही। बहुत कम पढ़ा है मैंने आलोचकों को। एलियट की आलोचना कवि की आलोचना है। तो यहाँ पर एलियट के विषय में भी बात की गई है और वह मुझे उसकी कविता के गहरे लगाव के कारण पसंद है, और वैसे भी उसके आलोचनात्मक गद्य में ऐसा सौष्ठव है कि वह अपने आप में तृप्तिदायक लगता है। वैसा पैटर्न्ड प्रोज के बेन्यामिन का नहीं है। पठनीयता या प्रसाद गुण जिसे कहते हैं वह भी नहीं। निर्मल जी ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया। बोले, 20वीं सदी की एंग्विश को समझने के लिए वॉल्टर बेन्यामिन एक अनिवार्य लेखक है। अब पढ़िए, शायद अब उतना टफ ना लगे। आप तो खुद भी आलोचना लिखते हैं। फिर उन्हें हंसी आई। अचानक बोले, कवि या उपन्यासकार को तो यह हक है कि वह जिसे पसंद ना करे उसे ना पढ़े, मगर आलोचक को यह छूट नहीं है। मैंने भी हंसी में योग देते हुए उन्हें ऑडेन की वह कविता सुनाई जिसमें वह कहता है कि कवि अपनी पसंद नापसंद से चलना एफर्ट कर सकता है, मगर उपन्यासकार नहीं कर सकता। उपन्यासकार को हर किसी को, बुरे से बुरे को भी झेलना सीखना होता है। A novelist is one who must, in his own person, if he can, dully put up with all the wrongs of man। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि उपन्यासकार को सब झेलना पड़ता है, सब पढ़ना पड़ता है, लेकिन कविता करने के साथ वालों के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, निर्मल जी को इस कविता को पढ़े होने की याद नहीं थी, पर उन्हें मज़ा आया। उन्होंने बताया कि ऑडेन वैसे उनकी पसंद का कवि नहीं रहा, जरा से ज़्यादा ही बौद्धिक तार्किक कविता है उसकी, तो भी वे उसकी ईमानदारी तथा इंटेलेक्चुअल करेज की तारीफ करते हैं, जिसके चलते वह मार्क्स और फ्राइड दोनों के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर खुले में आ सका। बात फिर इतनी बुद्धिवादी और दर्शन तथा कविता आलोचना वगैरह के रिश्तों पर आ गई। बोले, आधुनिक आलोचना में जबरदस्त बौद्धिक ऊर्जा दिख पड़ती है, पिछले युगों से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मगर क्या आप नहीं मानते कि इसी कारण वह एक खतरनाक ढंग से स्वायत्त भी हो गई है? क्या आलोचना का इस तरह रचना से स्वतंत्र अपनी अलग धुरी बनाकर उस पर घूमने लगना साहित्य के हक में ठीक है? मेरे यह कहने पर कि वह बात ठीक होते हुए भी इसलिए ठीक नहीं लगती कि आलोचना भी आखिर साहित्य की ही एक विधा है, और जब अन्य गद्य विधाओं में हो रहे बड़े से बड़े परिवर्तनों को भी आप जायज ठहरा लेते हैं, सहज मानते हैं, तो फिर आलोचना को भी आधुनिक बुद्धि के एक विशिष्ट एडवेंचर के रूप में क्यों नहीं देखते? हो सकता है उसकी वह स्वायत्त विकास गति का या स्वतः चालित स्वतंत्र हरकतें आधुनिक सभ्यता की जटिलता का ही अनिवार्य परिणाम हो, और वह भी अपने ढंग से और दूसरे ज्ञान के अनुशासनों के समकक्ष ही अपनी अधिक साहित्य सम्मत, अधिक मानवनिष्ठ संरचना खड़ी करने का जतन कर रही हो, जो तमाम विशेषज्ञताओं के आतंक से हमें मुक्त करके साहित्य के केंद्र सरीख ही पुरानी हैसियत को ही लौटा लाने का उपक्रम हो। निर्मल जी ने इस पर जोर से सिर हिलाते हुए सहमति प्रकट की। तो यहाँ पर देखिए, लाइन थोड़ी टफ है और थोड़ी वो बात
क्योंकि यहाँ पर आलोचना के ऊपर निर्मल जी और रमेश चंद्र शाह जी ने अपने अपने मन के जो उनके विचार है वो यहाँ पर प्रकट किए हैं। उनका इस संबंध में क्या कहना है ये यहाँ पर बताया गया है। पर यह सवाल खड़ा किया कि क्या कारण है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध की महत्वपूर्ण कविता तो अपने समय की सारी बौद्धिक उथल पुथल को प्रयोगशीलता के बूते घुला सकी, बचा सकी, अपनी नई से नई और जटिल से जटिल संरचनाएं खड़ी करके। जैसे एलियट का वेस्टलैंड या पाउंड का कैंटोज। मगर आज सदी के उतार पर सब जानकारियों का आतंक कई गुना बढ़ता जा रहा है। तब उसका वैसा जवाब दे पाने में कविता अक्षम प्रतीत हो रही है। पाने में अक्षम प्रतीत हो रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैंने कहा, आपकी बात में दम है। तभी तो मैं कह रहा था कि वह जिम्मा आज आलोचना नाम ही बदनाम विधा को निभाना पड़ रहा है। वैसा भी जब हम मानते हैं कि आज के साहित्य में, खासकर कविता में, कोई विस्फोटक घटना नहीं घटित हो रही है, तो फिर आलोचना उस घटी हुई महिमा वाली कविता पर क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद करे? क्यों न कविता की मदद करे उस काम में जो कविता को करना था पर नहीं कर पा रही है किन्हीं अनिवार्य कारणों से। अचानक निर्मल जी ने बीच में ही मुझे टोकते हुए कहा, वो क्या कविता थी जो आपने एक बार मुझे सुनाई थी येट्स की, जो टोमास मान के उस प्रसिद्ध वक्तव्य पर काव्यात्मक टिप्पणी की तरह लिखी हुई थी? मुझे तत्काल कुछ याद नहीं आ रहा था, पर उनके टोकने से मुझे एक दूसरी बात सूझी और मैंने कहा, तब तक शायद राजनीति का इतना आतंक कवियों पर हावी नहीं हुआ होगा और तमाम चीज़ों की से कविता निबट सकती है शायद बिना अपनी काव्यत्व खोए, जबकि राजनीति मतवाद के साथ एक सर्जक उस तरह का रचनात्मक रिश्ता नहीं बना सकता। कविता ही क्यों, रचनात्मक शक्ति मात्र इस उलझाव से मर्माहत होती है। सात्र को ही देखिए, कहाँ लानोइसा का सात्र और कहाँ बाद का सात्र, जबकि उसी के समकालीन काम्यू के साथ वैसी विडंबना घटित नहीं हुई। उसका एब्सर्ड उसके रचना केंद्र को नष्ट नहीं कर सका, जबकि सात्र का मार्क्सवादी उलझाव उसकी दार्शनिक मेधा को भी ले डूबता है। और माइकोवस्की। निर्मल वर्मा बोल पड़े, मैंने माइकोवस्की को बहुत कम पढ़ा है, पर पास्टरनाक की एक किताब है संस्मरणों की, सेफ कंडक्ट। उसमें माइकोवस्की की ट्रेजिक डेस्टिनी का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। सेफ कंडक्ट के जिक्र से निर्मल जी बड़े उत्साहित हुए। वे बड़े उत्साह से उसके बारे में बात करने लगे। अचानक तभी उस येट्स वाली कविता की कुछ पंक्तियां मेरे भीतर गूंजने लगी। How can I, that girl standing there, my attention fix on Roman or on Russian or on Spanish politics, and maybe what they is true of war and war's alarms, but oh that I were young again and held in my her in my arms। सुनकर निर्मल जी कुछ निराश से दिखे। वह कोई और कविता थी, उन्होंने कहा, यह नहीं, मगर टोमास मान का वह प्रसिद्ध वक्तव्य, हमारे समय में मानव नियति स्वयं को राजनीतिक अर्थों में प्रकाशित करती है, तो इस कविता के ऊपर मोटो की तरह टंगा हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर जो दो साहित्यकारों की वार्तालाप हुई है, जब वो मिले हैं, तो किस प्रकार का जो उनके बीच अलग अलग लेखकों का जिक्र हुआ, स्पेशली पाश्चात्य जो लेखक है उनके बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर लेखकों के जिक्र हुए हैं, तो आप इनके नाम भी नोट डाउन कर सकते हैं कि किस किस का इसमें जिक्र हुआ है। निर्मल जी का कहना था कि मार्क्सवाद ने भी कुछ बड़े कवियों को उन्मेषित तो किया ही था। बेशक, मैंने कहा, और मार्क्स ही क्यों, डार्विन, नित्शे, फ्रायड, युंग,
ये सब बड़े जबरदस्त बौद्धिक विस्फोट थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ही जो बड़ी कविता उपजी उसके पीछे कहीं यह बात भी थी है। मगर वेस्टलैंड और फोर क्वार्टर्स और द टावर के बाद देखिए अंग्रेजी कविता के पास क्या बचता है। या तो ऑडेन की बौद्धिक कविता जो आपको पसंद नहीं, या फिर डायलन थॉमस का इमोशनलिज्म। बड़ी बौद्धिक घटनाओं से बड़ी साहित्यिक प्रतिभाएं एक उपजाऊ रिश्ता बना लेती है। मगर आज इन बड़े विचारों का युग नहीं है। छिटपुट शोध सनसनियां हैं विज्ञान की, या फिर टुच्ची राजनीति है। दर्शन भी सिकुड़ता गया है और काव्य भी। आई डोंट एग्री, निर्मल जी ने प्रतिवाद करना चाहा। कहा तो आप अभी अभी कह रहे थे आज की आलोचना तक को इतना महत्व दे रहे थे, और कहाँ? आखिर कविता ही तो साहित्य नहीं है। उपन्यास जिसे आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया है, उसमें क्रिएटिव ऊर्जा की कहाँ कोई कमी है? मैंने कहा वही तो मैं कह रहा था कि आलोचना वो वैचारिक शून्य को भरने के लिए ही बदली है। तब तक कक्कू भी अपनी जगह से उठकर बेचैनी से उधर उधर टहलने लगी और मुझ से विशेष विरोध ना जताते हुए भी कई बार मेरे पास आकर इशारा कर चुकी थी कि बस बहुत हुआ, अब उठो। अम्मा और जीजी भी आ गए होंगे या बस आने वाले ही होंगे, और घर की चाबी हमारे ही पास है। जब उसकी इन हरकतों को अनदेखा करना असंभव हो गया तो हमारी बातचीत जहाँ की तहाँ रुक गई। पृष्ठभूमि में संगीत अभी भी बज रहा था। बीच में जाने कब निर्मल जी दूसरा रिकॉर्ड लगा आए थे। मुनिया कुछ खाओगी? उन्होंने पूछा और अपने नौकर को आवाज दी। मैंने मना कर दिया, इसको नींद आ रही है। निर्मल जी आधे रास्ते तक साथ आए। कक्कू पूरी तौर पर जगी थी, मगर पूरी तरह सो चुके होने का बहाना बना के कंधे पर लद गई थी। तो यहाँ पर ही मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ, और बाकी जो डायरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि जो भी क्वेश्चंस है वो यहाँ पर पता चल सके।